प्यारे छात्रों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार के तहत वर्णमाला पर विचार किया था। विभिन्न प्रकार के जो वर्णों का जो प्रकार है, वर्णों की जो ध्वनियाँ हैं, उनमें जो स्वर और व्यंजन जो अलग अलग प्रकार से विभाजन किया गया था, उन पर आपने विचार किया था। और उसमें मूल रूप से आपने देखा था कि जो हमने पाणिनीय जो माहेश्वरी सूत्राणी जो हैं, उन पर हमने खास इस पर चर्चा की थी। माहेश्वरी सूत्रों में हमने अक्षों के बारे में पढ़ा, जैसे अक्ष जो स्वर होते हैं, हल यानी व्यंजन होते हैं, और अल प्रत्याहार में समस्त वर्ण आ जाते हैं। इसके अलावा हमने ऊष्म वर्णों के बारे में भी, अंतस्थ वर्णों के बारे में भी, यम वर्णों के बारे में भी पढ़ा था। और दूसरा उसमें एक अयोग्यवाह जो वर्ण कहे जाते हैं, उन पर भी हमने विचार किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ही हमारे इस परीक्षाओं में, चाहे अकादमिक परीक्षाएं हों चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों, प्रायः इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हमारे चैप्टर पूर्ण रूप से अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो हमारे प्रश्न जो इन पर पूछे गए प्रश्न बाहर नहीं जा सकते और हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माहेश्वर सूत्र जो हमने पढ़े थे, 14 माहेश्वर सूत्र, उन पर हमें पूर्ण हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा पूर्ण ध्यान केंद्रित उसी पर होगा, उसी पर बेस्ड ही हम आगे और बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वर्ण विचार के बाद है वर्ण विभाजन। यानी कि जिस प्रकार वर्ण तो संपूर्ण वही ही हैं जो हमने पढ़े, लेकिन उसका विभाजन अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हम सब्जियों का एक उदाहरण लेते हैं, तो हम सब्जियां तो सारी एक वही हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि पत्तेदार सब्जियां कौन सी है, सूखी सब्जियां कौन सी हैं, या कई बार हम यूँ देखते हैं सस्ती महंगी की सस्ती सब्जियां कौन सी हैं, आजकल महंगी सब्जियां कौन कौन सी हैं, या आसानी से उपलब्ध होने वाली सब्जियां कौन सी हैं, मुश्किल से उपलब्ध होने सब्जियां। तो सब्जियां वही होती हैं, सिर्फ हम उसका विभाजन करते हैं। ठीक उसी प्रकार वर्ण विचार के बाद वर्णों का विभाजन, हम इस बिंदु पर बात करेंगे, वर्णों को किस किस कैटेगरी में, किस किस श्रेणी में बांटा गया है। तो एक चार्ट के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वर्ण कितने तरह से विभाजित किए गए हैं और इन वर्गों में रखे गए वर्ण को हम कैसे पहचानें। तो सबसे पहला बिंदु जो आता है कि वर्ण विभाजन, इसमें समस्त स्वर एवं व्यंजन, अच और हल, इसके अलावा अयोग्य भाव वर्ण भी इसमें सम्मिलित हैं। उन सब का विभाजन किस प्रकार किया गया है, तो इसको हम देखते हैं। इस चार्ट को वर्ण विभाजन में 3 भागों में बांटा गया है। इसे पहला अध्ययन जो रहेगा उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। दूसरा, अगर उन्हीं वर्णों को वापस अलग मिलाकर देखें तो है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। और तीसरा है कर्ण के आधार पर। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से देखें तो हमारे लिए जो 2 विभाजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इन्हें बड़े ध्यान से समझना होगा, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न जो आए परीक्षा में हम उसका उत्तर आसानी से दे सकें और सही सही और सटीक उत्तर दे सकें। दूसरा, ये जो पूरा चित्र है वो हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते। चाहे वो कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं, इसमें हिंदी और संस्कृत विषयों में प्राय इस पर काफ़ी प्रश्न कर लिए जाते हैं। और चाहे प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनमें भी हम, चाहे रीट परीक्षा है, चाहे शिक्षक भर्ती द्वितीय श्रेणी वाले भर्ती परीक्षा है, या व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, इवन आरपीएससी के कुछ परीक्षाओं में भी इस टॉपिक पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें बड़े ध्यान से इसको समझना होगा। तो पहला, जब हम बात करते हैं कि उच्चारण स्थान पर, उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि जब हम किन्हीं वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग हरकत में आते हैं और उनमें एक्शन रिएक्शन होता है, यानी उनमें किस प्रकार हलचल होती है, उस आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है। और उच्चारण स्थान के नाम से इन्हें व्याकरण में जाना जाता है। और पाणिनि शिक्षा के आधार पर हम देखें तो उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। वैसे जनरली हम देखें तो उच्चारण स्थान 7 ही हैं। 7 उच्चारण स्थानों से ही इन वर्णों का उच्चारण संभव हो पाता है। लौकिक रूप में हम जो सुनते हैं वो उसके जो डिवाइस हैं या जो स्थान हैं वो 7 हैं। एक संस्कृत श्लोक में जैसे इसको क्लियर किया गया है कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शरस तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इसमें जो पहला जो स्थान माना गया है, हम इस उच्चारण स्थान की बात जब करते हैं तो पहला स्थान है उरह। ये चूँकि स्पष्ट स्फोट रूप में, लौकिक रूप में हम नहीं कहते, यानी किसी भी वर्ण की जो उत्पत्ति मानी गई है
वह उच्चारण से पूर्ण उसकी उत्पत्ति होना है। तो उत्पत्ति हमारे हृदय में हुई, उर में हुई, मन मस्तिष्क में हुई। तो इसका पहला उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा के आधार पर उर माना गया है। लेकिन लौकिक रूप से जब हम वर्णों का जो उच्चारण करते हैं, जो इसका प्रोनाउंसिएशन हमारे सामने आता है, उसके लिए फिर 7 स्थान बचते हैं, जिसमें पहला है कि उर है, के बाद कंठ है, कंठ, शिरस तथा शिरस, शिरस का मतलब है, शिर का मतलब है मूर्धा, जो मूर्धा अंग होगा वो होगा। इसके बाद आता है जिह्वा मूलम, जिह्वा जहाँ से प्रारंभ होती है, जिह्वा का जो उद्गम है, उत्पत्ति है, वो वाला स्थान जिह्वा मूलम कहलाता है। जिह्वा मूलम च और दंतश्च, दंत यानी दांत, ये भी उच्चारण स्थान में गिना जाता है। फिर है नासिका, नाक, ओष्ठ, होठ जिसे कहें लिप्स, और तालु, मूर्धा और दांत के बीच का जो हिस्सा वो तालु कहलाता है। तो इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर हमारी जिह्वा के टकराने से, इसके स्पर्श करने से, या उच्छ्वास करते समय जब हम वर्णों को बोलते हैं तो बोलते समय हमारे श्वसन जो होता है, जो हमारी श्वास जो निकलती है, उन्हें किन प्रयासों से होते गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही वो वर्ण उच्चरित हो पाता है। इनको उच्चारण स्थान के तहत गिना जाता है। तो आप उच्चारण स्थानों में मुख्यतः 7 हैं, लेकिन अगर प्रश्न पूछा तो कि कुल कितने माने गए हैं, कुल उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं, और विकल्प में अगर वो 8 देता है, 6, 5 और 4 इस तरह देता है, तो हमें 8 को चिन्हित मतलब निशान लगाना होगा, ठीक करना होगा। और वैसे 7 हैं, जिसमें उर पहला, कंठ, मूर्धा, जिह्वा, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। इन वर्णों पर हम बहुत ही विशद अध्ययन करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो विभाजन आता है वर्णों का, वो आता है प्रयत्न के आधार पर। यानी कोई भी वर्ण जब हम उच्चारण करते हैं, अब हम इसको भूल के चलें, उच्चारण स्थान को हटा के चलें, अब हम दूसरे तरीके से सोचें कि वर्णों का विभाजन जो किया गया है वो प्रयत्न के आधार पर किया है। संस्कृत में यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा, यानी यत्न 2 प्रकार के माने गए हैं, आभ्यंतर और बाह्यश्च, आभ्यंतम बाह्यश्च, यानी एक आभ्यंतर प्रयत्न है और एक बाह्य प्रयत्न है। किसी भी वर्ण को बोलने के लिए पहला जो प्रयास होता है वो आभ्यंतर प्रयत्न के रूप में माना गया है, और फिर होता है बाह्यश्च, यानी बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न को फिर 5 भागों में बांटा है, कई जगह 4 भागों में भी मान लिया गया है और कई जगह 5 भागों में। उनके नाम इस प्रकार देख लीजिए कि प्रयत्न को यत्नो द्विधा के हिसाब से 2 प्रकार से बांटा गया, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। इसमें आप देखेंगे स्पृष्ट, इसके जो 5 भाग किए गए हैं, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषत विवृत और संवृत, ये 5 भाग इस प्रकार के हैं। इनमें कौन कौन से वर्ण गिनने हैं, कौन कौन से वर्णों की गणना इनमें की गई है, हम ये अगले वीडियो में समझेंगे। और इसके बाद हम आते हैं प्रयत्नों में, जो यत्नो द्विधा में जो दूसरा यत्न है वो आभ्यंतर, आभ्यंतर। इसमें 11 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन सा वर्ण किस तरह के प्रयास से उच्चरित होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार सुनाई देता है, किन प्रयासों से हुआ होकर फिर हमें सुनाई देता है, उसको 11 भागों में बांटा गया है। पहला है विवार, दूसरा है संवार, श्वास, नाद, घोष और अघोष, ये एक जोड़ा चलता है, घोष और अघोष। इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ, कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन पर प्रायः अत्यंत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी है, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी है, अघोष महाप्राण कौन सा है, घोष अल्प प्राण कौन सा है, कौन सा वर्ण इसमें आता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं अक्सर आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने देखा अल्प प्राण महाप्राण के बाद अब 3 भाग और बचते हैं जो प्राय स्वरों के लिए प्रयुक्त होते हैं कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये हमारे वैदिक संस्कृत में भी अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें प्रयुक्त होते हैं, तो इनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वर्णों का जो विभाजन है वह उच्चारण स्थान के हिसाब से भी किया गया है, और उच्चारण स्थान को अगर हम छोड़ दें तो दूसरा जो है वो है प्रयत्न के आधार पर वर्णों को अलग अलग बांटा गया है। तीसरा आता है कर्ण, कर्ण में भी इसी प्रकार वर्णों का अलग अलग विभाजन जिह्वा की हरकतों के आधार पर या अन्य जो डिवाइसेस हैं उनके आधार पर किया गया है, जिसका अध्ययन हम आगामी आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। और दूसरा जहाँ
ये बात आती है वर्ण विभाजन में उच्चारण स्थानों की बात। तो उच्चारण स्थान पढ़ाने से पहले, समझने से पहले हमें हमारे जो ये ध्वनि निश्चित करने वाले जो अंग हैं, मुखावयव हैं जो, उनको हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो मैं इस चित्र विधि से आपको समझाना चाहूँगा। इस चित्र में देखिए मानव का एक चित्र दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ निगलते हैं, किसी चीज़ को जब निगलते हैं, तो जहाँ उस चीज़ के निगलते हुए जब हमें जो स्पर्श होता है, उस स्थान को आप अनुभव कीजिए। उसका नाम है कंठ, यानी गला। जैसे गले के अंदर का जो भाग वो कंठ के नाम से जाने। कंठ से हम ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं तो मुख का जो बिल्कुल सीधा ऊपर जो भाग है, बिल्कुल ऊर्ध्व भाग जो होगा, उसे हम कहते हैं मूर्धा। मूर्धा का स्थान यहाँ तक चलकर आता है, यानी कि नीचे आप देखेंगे। अब बीच में जो उस मूर्धा के बाद बाहर की ओर जब निकलते हैं तो वो स्थान पड़ता है तालु, यानी कि दांतों से थोड़ा ऊपर चले जाइए और ऊर्ध्व भाग से थोड़ा नीचे की ओर जो ये तिरछा जो भाग पड़ता है मुख का, यानी आप इस चित्र में देखेंगे, ये तालु कहलाता है, ये तालु भाग कहलाता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, वत्स या दंत, कैसे दांत, दंतीय वर्णों के स्थान दांत होगा। और दांत के बाहर जब आते हैं, ये ओष्ठ यानी होठ हैं, लिप्स हैं। लिप्स के बाहर आप देखेंगे ये नासिका है। और एक वर्ड कंठ के साथ, कंठ के ठीक बिल्कुल पास में ही जिह्वा मूल, जिह्वा का जो उद्गम स्थान है, जिह्वा जहाँ से प्रारंभ होती है, वो जिह्वा मूल के नाम से हम इसको जानेंगे। इस प्रकार विभिन्न स्थानों के बारे में हम, मूर्धा में एक चीज़ जरूर ध्यान रखने वाली है, मूर्धा के जो वर्ण जब उच्चारित होते हैं तो मूर्धा में जो जिह्वा का जो स्पर्श है, जिह्वा इस प्रकार ऊंट की तरह उठते हुए, यानी कि इसका अग्रभाग मूर्धा के इस भाग से, और मूर्धा का भाग ये भी माना गया है पश्चिम भाग, मूर्धा का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको और आगे वाले हिस्से को जब जीभ टच करती है तब जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं वो उच्चारित होती है, निश्रित होती हैं। तो इसका हम पूर्ण अध्ययन करेंगे, उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, किन किन वर्णों को किन किन स्थानों से बोला जाता है, या किन स्थानों के प्रयास से या उनकी सहायता से इन वर्णों की उत्पत्ति लौकिक रूप में होती है। इसका हम अध्ययन आगामी इस एपिसोड में करेंगे।